जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले पर। क्या हुआ कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी फेल हो गई है? इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में आज भी 2 हमले हुए हैं, जिसमें एक कैप्टन की शहादत की खबर आ रही है और भी लोग जो फौजी जवान हैं उनके भी जाँ बहक होने की खबरें हैं। और अब मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया, जैसे मैंने बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका और ब्लूमबर्ग वगैरह, जब मैंने उनको देखा, अल जजीरा, तो उसमें मुझे नजर आया कि एक खबर ये भी है कि बलूचिस्तान का एक ग्रोह मकरान से कहा जा रहा है, वो भी शामिल हो गया है। उसने बैत की है जो ग्रुप है टीटीपी का, जिसने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी इस्लामाबाद के हमले पर, कि वो उसने बैत कर दी उसके ऊपर। तो क्या वहां के ग्रुप उसमें शामिल हुए हैं? ये आखिर क्या सिलसिला है? इसी के साथ हम बात करेंगे कि आखिर ये क्यों कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो एक सल्तनतों का कब्रिस्तान है। हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैंने क्रिसमस डे पर आपको बहुत डिस्टर्ब किया। मैंने सोचा चले वेकेशन से थोड़ा सा टाइम होगा तो आपसे बात की जा सकती है। और सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस कहते हैं, आपको, आपकी सारी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे और वेकेशन भी बहुत अच्छी गुजरे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे इससे पहले कि अफगानिस्तान पर आए, जो मैंने आपको गंभीर सूरत हाल बताई, उस पर बात करें। कुछ गंभीर सूरत हाल अमेरिका में भी है, क्योंकि ये खबरें पूरी दुनिया में इस वक्त हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, इसको बम साइक्लोन कहा जा रहा है, और इसमें कोई 25 करोड़ अफराद वहां पे कहा जा रहा है इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अमेरिका तो वो मुल्क है सुपर पावर के जो पूरी दुनिया को एड देता है, मदद फराहम करता है, इस तरह के कोई ऐसी भी आफात आए उसमें भी। तो उसके अपने कंट्री में इतना बड़ा तूफान जिसमें इतने लोग मुतासिर हो, तो क्या, एक तो हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, दूसरा ये भी कि क्यों नहीं काबू पाया जा सकता? देखें, अगर आप इस तूफान को देखें, जिसको ब्लिजर्ड बेसिकली कहते हैं, और उसमें यह होता है कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक रीजन जो है ज़मीन का, वहाँ से ये जो बहुत ही ठंडी हवा की लहरें वहाँ से आती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर बर्फबारी होती है और बहुत तेज़ हवाएं चलती है। आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि एक कैटेगरी 1 साइक्लोन की तरह, यानी 80 मील फी घंटा की रफ्तार से वो आंधी जो है वो चलती है। टेम्परेचर्स अगर आप देखें वहां पर, तो सेंटीग्रेड में -46 और -50 और -40 के नज़दीक उन एरियाज में जो कि अमेरिका के शमाली स्टेट्स हैं, वहां पे इस तरह के टेम्परेचर्स हैं। बल्कि पूरे अमेरिका में इस वक्त मैं जहां पर हूं, तो ये तकरीबन शमाल मशरक में है। वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका के शमाल मशरक में है। लेकिन यहाँ पर कल रात जो टेम्परेचर था वो -9 सेंटीग्रेड था, और आंधी के साथ वो -23 सेंटीग्रेड था। जब मैं यहाँ पर उठा और मैंने यहाँ पर दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो मैं उसको खोल नहीं सका, क्योंकि बाहर से वो फ्रीज हो गया था सारे का सारा दरवाजा, और उस पर बर्फ जो है वो जम गई थी। इस तरह हमारे जो यहाँ पर खिड़कियां हैं उसके अंदर जो है वो भी बर्फ आ गई थी। इतनी यहाँ पर सर्दी है, और बहुत अनयूजुअल किस्म की सर्दी है। ये क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, जिसमें यह होता है कि एक्सट्रीम्स चलते हैं। एक तरफ जो है वो एक्सट्रीम हीट वेव्स होते हैं गर्मियों में, जबकि सर्दियों में फिर इस तरह के ब्लिजर्ड आते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो है क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब आपने जो क्वेश्चन आपका था कि अमेरिका इसके सिलसिले में क्या कर सकता है, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर इस तरह का साइक्लोन किसी दूसरे मुल्क में आता, तो वहां पर तो यह है कि बहुत ज्यादा अमवात होती, बहुत ज्यादा लोग जो है वो जख्मी होते हैं, बहुत सारे घरों को बहुत ज्यादा नुकसान होता, सारे जो हैं वो दरख्त वो सड़कों पे होते, वो घरों पे आ गिरते। लेकिन अमेरिका में इस तरह है कि जो है वो सिर्फ लोग मुतासिर हुए हैं, जिसका ये मतलब है कि लोग जो हैं वो घरों से नहीं निकल सकते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो लाइफ है वो थोड़ी सी मुअत्तल हो गई है। बाकी जो है, अगर आप इतना बड़ा तूफान किसी भी दूसरे मुल्क पे ले आए, तो वहां पे नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जाहिर है, मतलब और भी कर सकते हैं अमेरिका में यहाँ पर, मतलब उसके, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये आएंगे, लेकिन सिर्फ ये कि आप एक रिजिलियंसी जिसको कहते हैं कि आप अपने आप को रिजिलियंट कर ले, आप एडेप्टेशन जिसको कहते हैं, जिस तरह क्लाइमेट एडेप्टेशन हम कहते हैं, आप अपने आप को एडेप्ट कर लें कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आप क्या करेंगे ताकि आपकी जिंदगी जो है वो कम से कम
मुतासर हो जाए। अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो है यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां हैं, तो इसी वजह से ये है कि स्कूल जो हैं, बच्चे उनकी तालीम वो मुतासर नहीं हुई है, वैसे भी उनकी छुट्टियां हैं, तो इस वजह से इसका जो असर है वो काफ़ी कम होगा। लेकिन यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, कुदरती अमल है, कुदरती अमल जो है इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इसके लिए आप सिर्फ ये कि अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अभी चूंकि ये इस तरह की सिचुएशंस अभी यहाँ पर पूरी दुनिया में खासकर डेवलप हो रही हैं, तो अभी यहाँ पर इसके लिए जो है वो एक तरफ पॉलिसी आती है, दूसरी तरफ प्लानिंग होती है। तो जो कि बाकी ममालिक में इस तरह से, मतलब बहुत कम ममालिक में इस तरह होता है कि पॉलिसी और प्लानिंग दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी जो है, अब कांग्रेस और बाकी जो इदारे हैं वो इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, और फिर जो स्टेट और फेडरल और लोकल जो जो एजेंसीज होती हैं वो फिर उसको प्लानिंग के जरिए उसको जो है उस पर अमल दरामद करेंगे, ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो कम से कम मुतासर हो जाए। जी डॉक्टर आसिम, आपने तो ये बात कह के सारा मामला ही खत्म कर दिया, क्योंकि सही बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी और कंट्री में, दुनिया में ये आया होता तो इस वक्त इतनी तबाही मच चुकी होती है, हजारों की तादाद में लोग जो मारे जा चुके होते। वहां पे 8 से 10 या कोई दर्जन 2 दर्जन अमवात की बात की जा रही है, वो भी गलत है, लेकिन ठीक है, आप सही बता रहे हैं कि नेचुरल प्रोसेस है। सर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब, बताइएगा कि ये जो एक नई लहर दहशतगर्दी की पाकिस्तान में अब आई है, जिसमें हमने देखा कि पहले केपीके में और अब बलोचिस्तान में, तो मैं इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ये भी पब्लिश हुआ कि टीटीपी में मकरान से शामिल होने वाला एक ग्रुप है, और क्या इससे शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में तेजी आएगी, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जो खुरासानी ग्रुप है उन्होंने ये कहा है कि वहां से बलोचिस्तान से जो ग्रुप है उसने बैत किया उनके हाथ पे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पॉलिसीज थी, एक तो टीटीपी के लिए और दूसरा अफगानिस्तान के तालिबान के लिए और हुकूमत के लिए, वो फेल हो गई है और ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरह है कि दुनिया में जब कोई खतरा होता है किसी भी मुल्क में, या कोई मसला, बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है, तो उसको उसके निपटने के लिए दो तरह के अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। दुनिया में तकरीबन 195 के करीब ममालिक हैं। 194 ममालिक में इस तरह होता है कि उस मसले को जो है वो हेड ऑन टैकल किया जाता है। उसके लिए जो है वो सारे लीडर्स एक साथ मिल बैठ जाते हैं, सिविलियन और जो यूनिफॉर्म लीडर्स होते हैं वो बैठ के मिल जाते हैं, एक पॉलिसी बना लेते हैं, और फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि उस खतरे से या उस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। आपको याद होगा, नेशनल एक्शन पॉलिसी एक चीज थी, उसको डेवलप किया गया, उस पर जो है थोड़ा सा अमल दरामद हुआ। तालिबान जो टीटीपी जो थी, तालिबान जो टेररिस्ट थे, उनको थोड़ा सा सबड्यू किया गया या उनको अफगानिस्तान में धकेल दिया गया। इसके बाद जो है वो उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ जो है ये एपीएस के वाकये के बाद हुआ, जिसमें 144 बच्चों को बहुत मतलब जालिमाना तरीके से उनको मार दिया गया। ठीक है, अब पाकिस्तान में ये होता है कि जब खतरा होता है तो एक जिसको ऑस्ट्रिच अप्रोच कहते हैं उसको अडॉप्ट किया जाता है। जिस तरह शुतुरमुर्ग को जब खतरा पेश आता है तो वो जमीन में अपना रेत में जो है वो अपना सर दबा देता है और कहता है कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, जो मुमलिकत खुदादाद है वो दिन दोगुनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है और कोई भी मसला नहीं है। इसी तरह से ये अप्रोच अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहेंगे तो यही जो पॉलिसीज हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो इस तरह से फेल होते नजर आएंगे आपको। जब लास्ट ईयर आपको याद होगा कि तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा किया तो पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा उसको सराहा गया और बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई। इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने जो है वो जंजीरें तोड़ दी हैं और वो जो हैं वो अब आज़ाद हो गए हैं। अब तालिबान जो है, इमरान खान ने बहुत पहले 2013 में कहा था कि हम तालिबान को ऑफिस देंगे पेशावर में। अब मेरा सवाल यह है कि क्या अब तालिबान को पेशावर में ऑफिस दिया जाए या इस्लामाबाद में बनी गाला के नजदीक उनको ऑफिस दिया जाए। ठीक है, अब जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें यह है कि जब उनको पावर मिल जाती है तो बाकी जो है वो उसके अराउंड जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बहुत ज्यादा एम्बोल्डन हो जाती है। अब यही सिचुएशन जो है वो बलूचिस्तान में है कि वहां पे ऑलरेडी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वहां पे और भी अब बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, इट डजंट मैटर, वो अब एम्बोल्डन हो गई है क्योंकि उनका पता है कि अफगानिस्तान में जो है वो ना तो कोई ड्रोन है जो कि आके उनको मार दे, ना कोई फौज है, कुछ भी नहीं है। तो वो अगर उन पे थोड़ी सी प्रेशर आ भी जाए तो वो अफगानिस्तान चले जाएंगे।
تو इस तरह से जितने भी मतलब जो ग्रोह हैं वो अब चाहे उनके नजरियाती मुखालिफत हों एक दूसरे के साथ, लेकिन ये है कि वो एक्शन के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो मुफाहमत कर लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका जो जो हदफ होता है, जो मकसद होता है, वो एक ही होता है, उनका टारगेट एक ही होता है। ठीक है, अब जितने भी आप देख रहे हैं कि ये जो नाम है ये आते रहते हैं, इस तरह से हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, इस तरह से वजीरिस्तान से बहुत सारे नाम आते थे, कुर्रम से नाम आते थे, मोमन से नाम आते थे, ठीक है ना, केपी के मुख्तलिफ एरिया से इस तरह के नाम आते थे। तो इस तरह के नाम जो है ये कैरेक्टर्स आते रहते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद जो है उनका कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से ये जो ग्रोह हैं इन ये एक्टिविटीज के लिए, एक्शंस के लिए, एक्टिविटीज के लिए आते रहेंगे, और इस तरह से ये रीग्रुप जो हैं ये होते रहेंगे। इनके जो तंजीमों के नाम हैं ये भी बदल जाते हैं, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन जो इनकी स्ट्रेटजी है वो वही एक स्ट्रेटजी है, और वो ये है कि किस तरह से जो है इनकी जो शरीयत या जो खिलाफत या जो भी है, जो उनका जो मकसद है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, डॉक्टर आसिम, हमने ये भी देखा कि एक और खबर आई जिसमें कहा गया कि तालिबान ने खवातीन के एनजीओ के लिए काम करने पर भी पाबंदी लगा दी है। पहले तो जो उनके स्कूल्स और कॉलेजेस जाने पर जो है पाबंदी लगी थी वो बंद हुए थे, अब उन्होंने कहा कि जो एनजीओ के लिए काम करने पर वो भी पाबंदी। अच्छा, इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये इरा वो नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि वो तो ये बात नहीं मान रहा है, क्योंकि खवातीन इस इरा में अगर आप ये देखें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ये होने से जो इमदाद है वो नहीं पहुंच पाएगी, उसमें रुकावट आएगी। यही तो तालिबान चाहते हैं। और इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सुबह या आज शाम को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक यूएस एम्बेसी ने एक अलर्ट जारी किया है अपने पूरे सिटीजन्स के लिए पाकिस्तान में कि वो मेरियट इस्लामाबाद के करीब ना जाएं, क्योंकि वहां पे जो है वो हमले का खदशा है, वहां पे हमला हो सकता है। आपको याद होगा कि ये पहले भी इस तरह हुआ था कि इस्लामाबाद पे जो है वो हमले शुरू हुए थे, तो ये जो है अब उसका सिलसिला एग्जैक्टली वही जो है वो मूवी जो है वो फिर से रिपीट जो है वो हो रही है। अब जिस तरह के सिचुएशन डेवलप हो रही है अफगानिस्तान में, उसमें यह है कि तालिबान बेसिकली जो है वो एक लफ्ज यूज होता है रैकिंग बॉल। रैकिंग बॉल यह होता है कि इस कमरे जैसा बहुत बड़ा स्टील का बॉल होता है, उसको एक क्रेन के साथ लगा लेते हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसको वो मस्मार करने के लिए सिर्फ वो थोड़ा सा उसको खींच लेते हैं उस बॉल को, और उस पे जो है वो बॉल खुद ब खुद अपना काम जो है वो शुरू कर देती है और वो इमारत को गिरा देते हैं। तालिबान एक डेमोलिशन वार्ड है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। उनको थोड़ी सी जो है वो मतलब वो जो लचक है वो दे दी गई है। अब जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं। थोड़ा सा जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आई थी और थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हुई थी, उसको वो कंप्लीटली वो जो है वो नल एंड वॉइड कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली वो रोक रहे हैं। ये सारे का सारे जो है ये उनका उसका हिस्सा है। आज जो है वो 3 एनजीओज जो सेव द चिल्ड्रन और 2 और एनजीओज जो कि बच्चों के लिए काम कर रही थी वो काबुल से चली गई हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे एनजीओज जो हैं दे विल स्टार्ट लीविंग, जिस तरह से पहले हुआ था। लेकिन ये है कि इस मर्तबा उससे ज्यादा उसका असर होगा। तालिबान सिर्फ ये चाहते हैं, वो दुनिया को 2 चीजें दिखाना चाहते हैं। एक ये है कि वो पावरफुल हैं, वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक तो ये है कि वो दुनिया को ये चीज दिखाना चाहते हैं कि वी हैव द पावर, वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर आप हमें इमदाद हमारी रोकेंगे, कल जो है उन्होंने कहा है उनके जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उसने पहले एक कुरानी आयत को उसने पढ़ा, इसके बाद उसने कहा कि ये हमारी मजबूरी है कि हम खवातीन को उस पे जो है वो पर्दे के अंदर उनको रखेंगे। ठीक है, जबरदस्ती जो है उनको पर्दे के अंदर रखेंगे, ये हमारी मजबूरी है। और ये है कि अगर अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए या फिर आके जंग शुरू करे या हमारे ऊपर एटम बम गिरा दे, जो कुछ भी हो हम इसी तरह से करेंगे जो कुछ इस वक्त हम खवातीन के साथ कर रहे हैं। तो ये एक ये है कि ये सिर्फ वो ये है कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे जो इस वक्त खासकर एक बहुत बड़ा फंड है जो कि अफगानिस्तान बैंक से लिया गया था, वो कहते हैं कि अगर आप वो पैसे हमें नहीं देंगे तो हम जो है ये
جو جو افغان لوگ ہیں، جو افغان پبلک ہے، ان کی زندگی ہم اسی طرح سے اجیرن بناتے رہیں گے. اب ظاہر ہے پھر دنیا جو ہے وہ تو مطلب جو ہے وہ سیولائزڈ ورلڈ کی طرف دیکھے گی نا، پھر تو وہ کہے گی کہ جی دیکھیں یہ جو ہے لوگ مر رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ فاقوں سے مر رہے ہیں، اب 90% لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ پاورٹی لیول اتنی گر چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ میل نیوٹریشن کی طرف جا رہے ہیں اور قحط کی طرف وہ جا رہے ہیں. تو پوری دنیا پھر یہی کہے گی کہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ امداد بند کر دی، تو اس طرح سے لوگ جو ہیں اب ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، وہاں پہ مرنے کے قریب ہیں، خاص کر بچے جو ہیں وہاں پہ. کیونکہ جب آپ خواتین کو بند رکھیں گے تو ظاہر ہے بہت ساری خواتین افغانستان میں ایسی ہیں جو کہ جن کے میلز جو ہیں، جن کے مرد وہ جنگ میں مر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ واحد کفیل ہیں اپنی فیملی کے. تو جب آپ ان کو گھر تک محدود رکھیں گے، ظاہر ہے وہ ارن نہیں کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو وہ پال نہیں سکتی ہیں. تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ اکنامک اور فائنینشل اور سوشل ایشوز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اب طالبان اس کا ظاہر فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے اللیگلی قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ کابل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کو وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آفیشلی ریکگنائز کیا جائے. یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں یہ ساری اسی کے لیے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے نیبرز تقریباً ہمارے مطلب پاکستان نے تو تقریباً ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، صرف آفیشل وہ لیٹر باقی ہے جس میں وہ یہ کہیں کہ جو ہے وہ امارت اسلامی وہ افغانستان کی ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے. باقی جو ہے وہ تو سب کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح پہ ان کو آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹس ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی، وہ کہتے ہیں افغان گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں. They are not Afghan government. They are Taliban who have occupied Afghanistan. لیکن پاکستان کی طرف سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم افغان گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں. تو انہوں نے اس کو جو ہے ایک ریکگنائز کیا ہوا ہے، صرف یہ کہ ان آفیشلی جو ہے وہ آفیشل سٹیٹمنٹ صرف باقی ہے کہ آفیشلی جو آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یو این میں سیٹ دیا جائے، ہم جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ہمیں ریکگنائز کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایز لائیں گے. لیکن پھر بھی اگین جیسے میں نے کہا 1400 سال پہلے والی مینٹیلٹی ہے، اس کو آپ 22ویں صدی میں آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. سر آخری سوال آپ سے، یہ بات کہی جاتی ہے، یہ تو ایک یعنی لگتا ہے کہ فلسفی ہے یا تھیوری ہے، یہ کیا ہے کہ افغانستان وہ جگہ ہے کہ جو سلطنتوں کا قبرستان ہے، کہ جو کوئی بھی جاتا ہے، یعنی سپر پاور امریکہ بھی وہاں پر گیا تو اس کو نکلنا پڑا اور پھر وہی سچویشن ہے. تو کیوں کہی جاتی ہے بات، کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں جو بھی گیا وہاں پر دفن ہو گیا، پھر وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوا کوئی؟ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پاورز آئے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں، برٹش آئے تھے، اس کے بعد رشنز، اور اس کے بعد یو ایس، ان تینوں کو واپس جانا پڑا. تو اس میں تو مطلب فیکچولی یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں سے جتنے بھی پاورز آئے ہیں ان کو یہاں سے واپس جانا پڑا، یا ان کو شکست ہوئی یا ان کو یہاں سے واپس جانا پڑا. لیکن یہ ہے کہ مطلب افغانستان ایک یہ نہیں کہ ناقابل شکست جگہ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ایرانیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، منگولوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے افغانستان کا، وہ ہے جیوگرافی اور اسٹریٹجک پوزیشن. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جیوگرافی ہے. تقریباً پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ماؤنٹینیس ہے، اور ایسا ماؤنٹینیس نہیں ہے، ہمالین ماؤنٹینیس ہے، ہند کش ماؤنٹینس ہے. اور ان ماؤنٹینز میں لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے گوریلا جنگ لڑی جاتی ہے. گوریلا جنگ جو ہے اس کو جیتنا کسی آؤٹ سائڈ پاور کے لیے یہ آلموسٹ جو ہے اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ باہر سے آتے ہیں، آپ نے سپلائز پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صدیاں درکار ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ آپ کا کوئی اور کام نہ ہو، آپ جو ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ افغانستان کو شکست دینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں دے دے، مطلب آپ نے جو ہے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. رشینز نے جو ہے وہ تو افغانستان پہ قبضہ نہیں کرنا تھا، امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ نہیں کرنا تھا، تو پھر کیوں جو ہے وہ آپ اتنی پیسے لگائیں، اتنے آپ جو ہیں اپنے ایکسچیکر پہ آپ جو ہے وہ امریکہ نے اب تک $3 ٹریلین جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. تو آپ اتنا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خود اکانومی کو آپ جو ہے وہ اتنا نقصان دے دیں، اور کس مقصد کے لیے؟
ठीक है ना। तो वजह ये होती है कि आप मतलब जो आपके एक स्ट्रेटेजिक जो गोल होते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं, इसके बाद आप चले जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर रहना नहीं है। ब्रिटिश ने भी यहाँ पर रहना नहीं था, ठीक है ना। अगर ब्रिटिश ने जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रहना था तो वो जो है वो भी उन्होंने कुछ ना कुछ इसके लिए किया होगा, ठीक है। बट दे ट्राइड, उन्होंने 3 दफा जो है वो कोशिश की, 1840 से लेकर 1880 तक उन्होंने कोशिश की, उसमें जो है वो कामयाब ना हो सके। फिर भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना जो है वो वहां पे मतलब काबुल में काफी जो है इन्फ्लुएंस उन्होंने किया हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर सकते थे फॉरेन पॉलिसी का लिहाज से। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो है सप्लाईज का, और उसकी बेसिक रीजन वो ये है कि इतना माउंटेनियस एरिया है, इतना सख्त एरिया है कि जब तक आप वहां पे पैदा ना हो, जब तक आप वहां पे पले बड़े ना हो, आप जो है उसको आप नेविगेट नहीं कर सकते। यही जो है यही सबसे बड़ा मसला है। फिर लैंड लॉक कंट्री है, आपने डिपेंड करना होता है किसी दूसरे मुल्क पे। इससे पहले जो था वो एयर पावर तो नहीं था ना। अगर आप मतलब इवन रशिया आने से पहले ब्रिटिश के पास तो कोई एयर पावर नहीं था ना। वो तो ये है कि मतलब जमीनी रास्ते से वो डिपेंड करते थे सब कुछ। तो उस पे ये होता है कि मतलब जो सप्लाईज होती हैं वो और भी मुश्किल हो जाती हैं। ये बेसिकली उसके रीजन है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पे आप, या तो ये है कि आप जिसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं, या तो ये है कि आप पूरे जो है कारपेट बॉम्ब कर दें किसी मुल्क को। उससे ये है कि आपने कितना डैमेज आपने करना होता है, ठीक है। तो मतलब आप अगर आप शिकस्त देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज होगा। उसके लिए कोई भी जो है वो तैयार नहीं है कि क्योंकि बहुत लोग मारे जाएंगे। एग्जैक्टली। Dr. Asim Yusufzai sir, thank you so much for your precious time. Once again, Merry Christmas to you and to your family. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन हमें टाइम दिया। Thank you so much.